तो मैंने आपको बताया पार्ट 5 में यूनियन है, पार्ट 6 में स्टेट है। तो यूनियन यानी कि सेंटर, आप ऐसे समझो, यानी कि हम पूरे देश को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका यूनियन यानी कि सेंटर, और एक है स्टेट। स्टेट में मतलब जैसे हम जानते हैं कि पूरे देश जो 3 पिलर पर डिवाइड होता है या डिपेंड रहता है, एक है आपका कार्यपालिका, एक है विधायिका, एक है न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो आपकी जैसे सेंटर होगा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ऐसे ही स्टेट में होगा। अब कार्यपालिका का मतलब क्या है? राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, ये सब होंगे। एग्जीक्यूटिव, और जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, और देश में एक प्रेसिडेंट होगा ही होगा। ये सेक्शन 52 में बताया है। 53 में बताया है कि एग्जीक्यूटिव हेड होगा। चूँकि हेड है तो उसके पास कमांड भी, शक्ति भी होनी चाहिए। तो शक्तियों के बारे में बताया गया है कि वह सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, सुप्रीम कमांडर होता है। जब हम इसकी इंडेक्स को देखते हैं यूनियन की, तो जैसे मैंने आपको बताया कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होगी। सेम ये सारी चीज़ दे रखी हैं। यानी कि पहले तो कार्यपालिका दे रखा है, और कार्यपालिका में पहले प्रेसिडेंट दे रखा है, और प्रेसिडेंट की सारी शक्ति दे रखी हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव पावर हो गई, मिलिट्री पावर हो गई, पार्डनिंग पावर हो गई, बहुत सारी शक्ति दे रखी हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर्स जो होते हैं, जैसे आपका डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया, ये सारे इसमें आते हैं। होम मिनिस्टर हो गया, यानी कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये भी एग्जीक्यूटिव में आ गया। अटॉर्नी जनरल भी आ गया, वाइस प्रेसिडेंट भी आ गया, और सारी चीज़ें, यानी कि सेक्शन 78 तक वो सारी चीज़ में आ जाएंगी। ये कार्यपालिका है। कार्यपालिका समझ में आया? कार्यपालिका में क्या क्या होगी? प्रेसिडेंट हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई, मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, है ना। उसके बाद देखो पार्लियामेंट दे रखा है इंडेक्स में। पार्लियामेंट शुरू होता है सेक्शन 79 से शुरू होता है। जैसे कि आपको मालूम है पार्लियामेंट जो बनता है वो 3 चीज़ों से बनता है। अधिकतर लोग इसे गलत कर देते हैं। सेक्शन 79 में ही लिखा है कि पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 1 हाउस ऑफ पीपल, नंबर 2 हाउस ऑफ स्टेट, और नंबर 3 प्रेसिडेंट अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो प्रेसिडेंट राज्यसभा और लोकसभा से मिलके आपका पार्लियामेंट बनता है। बड़ा सदन माना जाता है राज्यसभा को, छोटा सदन माना जाता है लोकसभा, यानी कि हाउस ऑफ पीपल। और पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं उसे बोलते हैं हम MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे हिंदी में बोलते हैं सांसद साहब आ गए, जैसे कि अभी सांसद के इलेक्शन हुए थे। ठीक है, सेम चीज़ राज्य में भी होती है। वहाँ पर होते हैं विधानसभा और विधान परिषद होती है। वहाँ पर जो हम चुनाव करते हैं वो विधायकों का करते हैं। विधानसभा और विधान परिषद बोलते हैं, कौन बोले आ गए? विधायक, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जब हमने पार्लियामेंट पढ़ा तो पार्लियामेंट के बाद जो हमें दिख रहा है इसमें एक लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी है, यानी कि प्रेसिडेंट भी विधि बनाता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट का कुछ पोर्शन तो यूनियन वाली लिस्ट में है, मतलब एग्जीक्यूटिव वाली लिस्ट में है। 52, 53 से लेकर के आपका जब 78 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर है। और जब हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट का काम होता है विधि बनाना, तो वहाँ पर राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति का भी काम विधि बनाना हो सकता है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट को कहाँ डाला गया है? पार्लियामेंट वाली चीज़ में भी डाला गया है, पार्लियामेंट के साथ भी डाला गया है। यद्यपि उसका चैप्टर अलग कर दिया है, परंतु उसके नज़दीक यानी कि बाद में डाला है, जिससे आप समझ जाएं कि पार्लियामेंट जैसे विधि बनाता है ऐसे ही राष्ट्रपति को भी है 123, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, है ना। 1, 2, 3 अध्यादेश इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट की पावर है 1, 2, 3 में। सेम चीज़ गवर्नर पे भी होती है। 1, 2, 3
प्रेसिडेंट, 213 गवर्नर। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 प्रेसिडेंट, 2 को उधर कर दो, 2 1 3 गवर्नर। गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आर्टिकल 213 में। जब हमने पढ़ लिया पार्लियामेंट, उसके बाद जुडिशरी शुरू होती है, न्यायपालिका शुरू होती है ना, क्योंकि देश के लिए, राज्य के लिए, संघ के लिए जैसे कार्यपालिका आवश्यक है, उसके बाद विधायिका आवश्यक है, तो न्यायपालिका भी आवश्यक है। तो यहाँ न्यायपालिका दे रखा है। न्यायपालिका में 124 से शुरू आर्टिकल शुरू होता है, 124, तो 124 से सुप्रीम कोर्ट है। और जब हम राज्य में जाते हैं तो वहाँ भी जुडिशरी है, वहाँ पर हाई कोर्ट है। तो हमें एक बैलेंस नज़र आ रहा है राज्य में और संघ में और राज्य में एक बैलेंस नज़र आ रहा है। हम वापस थोड़ा सा चलते हैं प्रेसिडेंट पर। तो जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 52 में कि प्रेसिडेंट एक देश का होगा ही होगा। 53 में मैंने बताया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किस में निहित होती हैं? प्रेसिडेंट में निहित होती हैं। और वह क्या करता है? एक्सरसाइज करता है एग्जीक्यूटिव पावर का डायरेक्टली या फिर उसके सबऑर्डिनेट द्वारा। ये 53 में लिखा है। 54 में इलेक्शन है। 54 में इलेक्शन है। हम चुनाव करते हैं एमपी का, एमएलए का, पर हम डायरेक्ट चुनाव प्रेसिडेंट का नहीं करते, है ना। परंतु इसका ये जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में, निर्वाचन में कौन भाग लेता है। आर्टिकल 54 में बताया गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये किससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है? एक होता है निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा। प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा होता है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज मिलकर किससे बनता है? इसमें फर्स्ट जो लिखा है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों सदन जो होते हैं, 2 सदन होते हैं, छोटा सदन, बड़ा सदन, यानी कि आपका हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट, उसके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनसे बनता है। सारे इलेक्टेड नहीं होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं। 12 सदस्य राज्यसभा में आते हैं, जैसे हमारे तेंदुलकर जी भी थे पहले, है ना। और पहले लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। तो सारे इलेक्टेड नहीं होते हैं, परंतु जो राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं वो इलेक्टेड मेंबर ही लेते हैं, अनइलेक्टेड नहीं लेते। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, सदन के दोनों सदन द्वारा नहीं होता निर्वाचन, बल्कि सदन के निर्वाचित सदस्य द्वारा ही प्रेसिडेंट का निर्वाचन होता है। इलेक्शन पार्लियामेंट के जो बोथ हाउसेस होते हैं उनके इलेक्टेड मेंबर करते हैं। पहले चीज अभी मैंने एक बताया, इलेक्टोरल कॉलेज किससे मिलके बनता है? नंबर 1 बोथ हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर द्वारा। नंबर 2 इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। यानी कि क्या ले लिया हमने? यानी कि सेंटर का भी ले लिया, सेंटर का भी हमने रिप्रेजेंटेशन ले लिया और स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन ले लिया। यानी कि पूरे देश का चूंकि राष्ट्रपति होता है, इसलिए देश का रिप्रेजेंटेशन आवश्यक है। और जो देश का रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है वह विधानसभा से भी हो रहा है, और विधानसभा के साथ साथ जो हमारी संसद में राज्यसभा, लोकसभा है, वहाँ के भी जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ में आ गया? इलेक्टेड मेंबर, ओके, इतना क्लियर। उसके बाद एक स्पष्टीकरण और दे रखा है इसमें। स्पष्टीकरण दिख रहा है 54 का स्पष्टीकरण क्या है? जरा पढ़ो रक्षिता। तो यानी कि ये जो आपकी 2 स्टेट के बारे में बताया कि स्टेट में ये भी शामिल है, कौन कौन सी? दिल्ली एंड पौंडीचेरी। दिल्ली यद्यपि हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, परंतु स्टेट की परिभाषा में ये भी आती हैं। अब हम एक टोटल बनाए सिनेरियो कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है किससे मिलकर के होता है? तो नंबर 1 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा। नंबर 2 जो आपकी राज्य में जो विधानसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्य द्वारा। और नंबर 3 दिल्ली और पौंडीचेरी
भी इस राज्य की परिभाषा में आते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे राज्य की परिभाषा में। तो ये आपका इलेक्शन मैंने बता दिया। फिर सेक्शन आर्टिकल 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए एमपी एमएलए राज्य जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव कर रहे हैं। 55 में बताया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। फिर उसके बाद 56 राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, टर्म कितना होगा, कितने समय के लिए रहेगा। तो 56 में बताया है 5 साल के लिए रहेगा। अपना पद त्याग किसको करेगा, रिजिग्नेशन किसको करेगा, तो 56 में ही लिखा है उपराष्ट्रपति को लिखेगा। कि राष्ट्रपति को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या राष्ट्रपति को 5 साल पूरे होने से पहले भी क्या हटाया जा सकता है? क्या राष्ट्रपति को 5 साल पूरे होने से पहले भी हटाया जा सकता है? आंसर इज यस। पर जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि आधार क्या है, ग्राउंड क्या है, किस आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपके आर्टिकल 56 के फर्स्ट क्लॉज में जो दे रखा है खा, तो वहाँ पर लिखा है संविधान के अतिक्रमण पर, ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं तो आपको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट प्रोसीजर। और ये कहाँ दिया है प्रोसीजर? आर्टिकल 61 में। फिर जरा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रीलिम्स पर्पज से। मैंने बताया कि राष्ट्रपति को हटाने का जो आधार है वह है क्या? संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर क्या है? महाभियोग, इम्पीचमेंट। और ये कहाँ दिए प्रोसीजर? आर्टिकल 61 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक ये भी है कि राष्ट्रपति अपना पद तब तक धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। क्यों? क्योंकि देश बिना पति के नहीं रह सकता। और कौन सा पति है ये? राष्ट्र का पति बिना पति के नहीं रह सकता। तो पति की बड़ी वैल्यू है, राष्ट्र का भी पति चाहिए। सेकंड क्लॉज ये बोला है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र सूचना लोकसभा के अध्यक्ष, हाँ, खंड क के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा जैसे ही वो अपना रिजिग्नेशन दे देगा तो वाइस प्रेसिडेंट किसको सूचित करेगा? तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे बोलते हैं हम स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर को तुरंत सूचित करेगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। फिर उसके बाद जो 57 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये है कि राष्ट्रपति दोबारा से पुनर्निर्वाचित हो सकता है, री इलेक्ट हो सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति कौन बन सकता है? तो 57 में कुछ उसकी शर्तें दे रखी हैं। कौन कौन सी हैं? पहली चीज़, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 2, उसकी 35 साल की आयु पूरी होनी चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने की अहर्ता रखता हो। दोबारा से सुनिए, नागरिक 35 साल और लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का नहीं। और उम्र है 35 साल, 30 या 25 नहीं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 58, ओके। उसके बाद 58, 59 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो शपथ, किसके शपथ लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष। आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। 61 प्रोसीजर हम पढ़ते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल 61 में जो प्रोसीजर दिया है वो ये है कि जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है तो इसकी प्रक्रिया क्या है, यानी कि उसे कैसे हटाते हैं। तो सेकंड क्लॉज ये कह रहा है कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना, ऐसे आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है। ऐसे आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तापित किया गया है। तो उसे क्या करना पड़ेगा? 14 दिन की हमें पहले लिखित सूचित करना पड़ेगा। कितने दिन का? 14 दिन की लिखित सूचना द्वारा। ये मैं पढ़ रहा हूँ आर्टिकल 61 का 2 का ए पॉइंट। तो 14 दिन की लिखित सूचना दी जाएगी और उसके बाद पश्चात प्रस्तावित किया गया है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को
प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया हो। दूसरा क्या है, जब उसे हटाने का जो आशय है कुछ सदस्य लेके आएंगे और वो कितने होंगे, कुल सदन की कुल सदस्य संख्या के जहाँ पर आप लेके आ रहे हैं उस सदन में जितने मेंबर हैं उसके 1/4 सदस्य होंगे, 1/4 मेंबर। ठीक है, ये आपका का है। बी क्लॉज ये कह रहा है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प पारित नहीं किया जाएगा। तो यानी कि उसे हटाने के लिए क्या आवश्यक है, जिस सदन में आप लेके आए हैं उस संकल्प को कम से कम उस संख्या की 2/3 के बहुमत होना चाहिए हटाने के लिए। दोबारा से सुनिए, उस सदन की कुल सदस्य संख्या, उस सदन में जितने भी मेंबर हैं उसके कम से कम 2/3 बहुमत से जब तक संकल्प पारित नहीं होगा तब तक उसे नहीं हटा सकते। पॉइंट समझ में आ गया। पहले क्लॉज में हम कैसे कर रहे हैं, हाँ बोलो। पहले एक सदन में लेके आए फिर दूसरे में पहुंचेगा, तो पहले एक सदन ने अभी पास किया है, आगे देखते हैं। थर्ड क्लॉज ये कह रहा है जब आरोप, अंदर बैठ लीजिए मनीषा और मिनी, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है, तो आरोप एक सदन में लगा है, एक सदन में है ना, एक सदन में लगा 1/4 सदस्य से, फिर 2/3 बहुमत से वो पारित हो गया। उसके बाद तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा। जो दूसरा सदन है जो भी हो, राज्यसभा, लोकसभा, जिसमें भी आप लेकर आ रहे हो, बाद वाले में पहले एक से पारित हो गया, 1/4 सदस्य चाहिए साइन कराने के लिए, 2/3 सदस्य चाहिए पास कराने के लिए, फिर एक सदन से पास हो गया, फिर वो कहाँ पहुँचेगा, दूसरे सदन में पहुँचेगा। दूसरा सदन क्या करेगा, दूसरा सदन जो आरोप लगा था, जो पारित हुआ था, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। देखते हैं, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार है, और रिप्रेजेंट तो करेंगे राष्ट्रपति। फोर्थ क्लॉज ये बोल रहा है यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप ये घोषित करने वाला संकल्प के राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, अन्वेषण लगा, अन्वेषण के पश्चात मालूम पड़ा कि सही है आरोप का अन्वेषण करने तथा कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को पद से हट जाएगा। तो दूसरे सदन में जैसे ही वो 2/3 बहुमत से पारित हुआ तो राष्ट्रपति क्या होगा, अपने पद से हट जाएगा। कब, जैसे ही दूसरे सदन ने 2/3 बहुमत से पारित किया। समझ में आ गया। ये महत्वपूर्ण प्रोविजन थे राष्ट्रपति के, गारंटेड कुछ ना कुछ आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, खास तौर से आपका कोई LLB का ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो या क्लैट का हो, छोटी मोटी चीज़ हो। उसके बाद एक मिनट जरा आगे देखेंगे, आर्टिकल 63 से वाइस प्रेसिडेंट शुरू होता है। वाइस प्रेसिडेंट वैसे कम इंपॉर्टेंट है, कम आता है, तो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और खास बात ये है कि उपराष्ट्रपति होता कौन है, ये क्वेश्चन आता है। ये होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है वह किसका पदेन, यहाँ पर स्पीकर बोलेंगे या सभापति बोलेंगे। यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है स्पीकर, ध्यान रखना स्पीकर होता है लोकसभा में और यहाँ पर होता है सभापति राज्यसभा। जो भी उपराष्ट्रपति बनता है मान के चलो ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट का सभापति होगा, और सभापति को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं चेयरमैन। दोबारा से सुनो, हाउस ऑफ पीपुल के हेड को सिंपल भाषा में हम बोलते हैं स्पीकर, राज्यसभा के हेड को हम बोलते हैं चेयरमैन, इंग्लिश में बोलते हैं अध्यक्ष, और यहाँ पर बोलेंगे सभापति। समझ में आ गया? ओके। जैसे अभी कौन है स्पीकर, ओम बिरला लोकसभा के, हाँ तो वही ओम बिरला थे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 64, है ना। आगे हम देखते हैं, परंतु किस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान में राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। पर मान लीजिए राष्ट्रपति किसी कारण से अपना काम नहीं निभा पा रहा है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा।
फिर उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बन गया है तो वो व्यक्ति अब सभापति के रूप में काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति बन गया ना। राष्ट्रपति की बहुत जिम्मेदारियां हैं। वास्तव में उपराष्ट्रपति को काम नहीं है ऐसा, या तो वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा या फिर वो सभापति के रूप में काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसके काम को जो भी होगा राज्यसभा में जो सीनियर होगा वो उसके काम को संभाल लेगा। आगे देखो, उसके बाद 65 नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, फिर है 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के, ये भी पूछा जाता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर, ये किससे हो रहा है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा किया जाएगा। ये किससे इलेक्ट होंगे? संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। जो सदन में जो मेंबर होते हैं वो करते हैं, पर वहां पर क्या था? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा, साथ साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, साथ साथ दिल्ली पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य द्वारा। पर उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदस्य से, दोनों सदन के सदस्यों से जो मिलकर निर्वाचक गण होते हैं उनके से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा, यानी कि एक वोट द्वारा। ओके, उसके बाद क्लॉज 3, 66 पढ़ रहा हूं मैं। 66 का क्लॉज 3 ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या पात्रता होगी? तो पहली चीज, नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति में भी नागरिकता। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, वहां भी थी। और तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर होना चाहिए। राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन थी कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की अहर्ता रखता हो, और उपराष्ट्रपति के लिए अहर्ता है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की अहर्ता रखता हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तभी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, लिखो मत। पहला मैंने बोला राष्ट्रपति का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि लोकसभा का सदस्य बन जाए, और जिसे उपराष्ट्रपति होना है, जो बनने जा रहा है, उसे ऐसा मेंबर होना चाहिए कि राज्यसभा का सदस्य बन जाए। समझ में आया? हाँ, 35 साल 35 साल, नागरिक। और दूसरा जो अंतर है, कौन चुनाव करता है? यहाँ पर थे संसद के दोनों सदनों द्वारा। ओके, इतना समझ में आ गया। पदावधि आपको मालूम ही है, 5 साल है, और ये किसको रिजिग्नेशन देता है? प्रेसिडेंट को देता है। फिर इसका 67 का बी क्लॉज पढ़ते हैं, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो क्या करना होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। राज्यसभा के संकल्प द्वारा, इंग्लिश में लिखा है, रिमूव्ड बाय हिज ऑफिस फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, बाय रिजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा, किससे? बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द काउंसिल। देखते हैं, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत, समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, और जिससे लोकसभा सहमत है। ध्यान दीजिए, हटाने की जो प्रक्रिया थी राष्ट्रपति के संबंध में, वहाँ भी अलग थी और यहाँ भी अलग है। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा में लाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पर कहीं भी ला सकते थे, और राज्यसभा जो पारित होगी क्या है? सभी सदस्यों से होनी चाहिए, और वहाँ पर क्या था? 2/3 बहुमत से होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे सदन में जाता था, इन्वेस्टिगेशन होता था। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, दूसरे सदन में लोकसभा जाएगा, बस सहमत होना चाहिए, बस सहमत होना चाहिए। आगे देखेंगे, आगे, हाँ, और जिसे लोकसभा सहमत हो, फिर आगे इस आशय का प्रस्ताव कम से कम 14 दिन की सूचना दी जाएगी। यहाँ भी फिर सी क्लॉज, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक इसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। और 66 में है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, प्रेसिडेंट के समक्ष लेता है। और ये आपका वाइस प्रेसिडेंट संबंधी प्रोविज़न खत्म हुए। उसके बाद 1-2 प्रोविज़न और देख रहे हैं। क्षमा की शक्ति,
प्रेसिडेंट की क्षमा की शक्ति आर्टिकल 72 में है, ध्यान रखिएगा। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है आर्टिकल 72। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ऑर्डिनेंस वाली पावर थी 1, 2, 3। पार्डनिंग पावर है, क्षमा की शक्ति 72। देखते हैं, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के क्षमा दंड का क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार, लघुकरण करने की। इंग्लिश में, द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। और ये पहला जो पॉइंट दिया है, उन सभी मामलों में, किन में लागू होता है? उन सभी मामलों में जिनमें दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया है, या नंबर 2, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, या फिर तीसरा पॉइंट, जिनमें दंडादेश मृत्युदंड दिया गया है। 3 पॉइंट हम समझे जिसमें राष्ट्रपति को पावर होता है। नंबर 1 मैंने बताया, सेना न्यायालय द्वारा दिया गया दंड। नंबर 2, ऐसे विषय पर दिया गया दंड जो संघ के विषय में है। और नंबर 3, जिसमें दिया गया है मृत्यु दंडादेश। तो क्षमा की शक्ति दे रखी है आर्टिकल 72 में। 72 में 3 पॉइंट मैंने बताए, कोर्ट मार्शल, या फिर कोई ऐसा विषय जहाँ पर यूनियन का एक्सटेंशन है, या फिर तीसरा जिसमें डेथ पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये मैंने फर्स्ट क्लॉज पढ़ा। सेकंड क्लॉज जरा मैं रीड कर रहा हूँ। खंड 1 के उपखंड का कि कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। और उसके बाद सेकंड क्लॉज, खंड का के उपखंड का की कोई बात तत्समय प्रबद्ध किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त मृत्युदंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण शक्ति प्रभाव नहीं डालेगी। ये बोलने कि जो राष्ट्रपति जिस शक्ति का प्रयोग कर रहा है, इससे 2 चीज़ें प्रभावित नहीं होंगे। नंबर 1 मैंने, अंदर आइए, बातें नहीं, क्लास चल रही है, उधर भी क्लास चल रही है। नंबर 1 मैंने आपको बोला कि सेना न्यायालय के मामले में, और नंबर 2 मैंने बोला गवर्नर के मामले में। यानी कि सेना न्यायालय की शक्ति प्रभावित नहीं होगी और राज्यपाल की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। तो आपको भी हाल फिलहाल में इसको डिटेल में अलग से हम आर्टिकल से समझा देंगे। आर्टिकल 72 को हाल फिलहाल में इतना याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति है उसकी क्षमा की शक्ति दे रखी है आर्टिकल 72 में, और ये शक्ति के अंतर्गत वह मृत्यु दंड पर भी लागू होती है, मृत्यु दंड पर भी। उसके बाद ये आपका खत्म हो गया। हमने समझ लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। पॉइंट क्लियर?